साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, मुश्किल होते हैं उन्हें सही तरीके से लिखना। आज के इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिकोड करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में मार्क्स ना कटें। हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान AK सेशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है बिहार का और यूट्यूब का फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है बिहार बोर्ड क्लास इन मीडियम इंग्लिश। अगर आप भी हैं, आपका मीडियम इंग्लिश, तो ये चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अब तक आने वाले जो भी वीडियोस आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जो लोग बिल्कुल से नए, फटाफट से कोर्स पे जाकर के आप चीज़ों को देख लेना। ये पूरा यूट्यूब चैनल कम्प्लीटली आप सबके लिए बनाया गया है। आप सबके लिए इंपॉर्टेंट सारी चीज़ अपलोडेड है। बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग प्यार दे रहे हैं वीडियोज़ को। तो अगर आप भी हैं न्यू, फटाफट से जाकर देख लेना। इंपॉर्टेंट है डिकोड सीरीज़ को बहुत अच्छे से करना। हमने साइंस के भी कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रखे हैं, अभी और भी कराएंगे। आप लोगों को मालूम है एग्जामिनेशन चल रहे हैं, इसलिए वीडियो स्लो आ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आज हम लोग करेंगे जो बहुत ज़्यादा डिमांड था कि काम कीजिए आप साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, तो आज के वीडियो में हम लोग साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। एंड जिनको मालूम नहीं है, क्वेश्चन बैंक है साइंस SST मैथ, इसमें सारे चैप्टर मतलब आपके जो PYQ है, सैम्पल परसेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके क्वेश्चन बैंक आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइडेड है। साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री मिल जाएगा, साथ में आपको गेस्ट क्वेश्चन फ्री मिल जाएगा, टेस्ट और आपका माइंड मैप सीरीज, डिकोड सीरीज एंड अपकमिंग जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें फ्री हो जाता है। आपको सिंपल से पॉकेट बैच भी मिल जाता है, फटाफट से देख लीजिएगा। एंड ये सिर्फ और सिर्फ आपको 339 में मिल रहा है। अगर आपको सिर्फ अगर पूरा कंप्लीट सिलेबस का चाहिए तो आप ये ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, 9th और आप सबको मालूम होगा कि 19 दिसंबर को हम लोग टेस्ट का अनाउंसमेंट कर दिए। पॉकेट बैच जिनके पास है आप लोग रेडी हो जाइएगा। बहुत लोग नहीं देख पाते तो बता दिए, 19 दिसंबर को साइंस SST मैथ तीनों का क्वेश्चन कितना क्वेश्चन आएगा ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम में मैसेज कर दिया। फटाफट से जिनके पास पॉकेट बैच है फटाफट से रेडी रहना, प्रिपरेशन कर लो अच्छे तरीके से। एग्जाम ओरिएंटेड वहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। और जिनको सिर्फ SST में प्रॉब्लम है, आप सिर्फ SST ओनली, आपको सिर्फ इसमें SST का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, साथ में एक पॉकेट बोनस बैच जिसमें आपको SST का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे, बस ओनली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में आपको चीज़ें बताते रहेंगे कि ये क्वेश्चन है तो और क्या क्या क्वेश्चन आपको देख के रखना है। ये सबसे बड़ा खासियत होता है हमारे वीडियोस का। ये नहीं कि बस आप जो कर रहे हैं रट रहे हैं, ठीक है। आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहना है, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हो या किस लेवल का क्वेश्चन बना सकता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करें। इसमें मैंने दो चीज़ का कॉम्बिनेशन रखा है और यहाँ से क्वेश्चन अगर आएंगे ज़रूर, डायरेक्ट आएगा विदाउट एनी चेंजेस, डायरेक्ट आ जाएगा। तो कुछ 5 नंबर के क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने ऐड किया, हालांकि मैंने 5 नंबर के कम ही ऐड किए हैं, ठीक है। मैं ये सोचा कि ये शॉर्ट रखेंगे देन फिर लॉन्ग वगैरह। अगर क्वेश्चन आ गया हो 5 नंबर वाला तो कोई बात नहीं आया हो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। एंड आप लोग से एक सजेशन चाहिए, मैं साइंस के चाहे तो मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करा सकता हूँ सब्जेक्टिव, लेकिन मैं ये सोचा हूँ कि पूरा सिलेबस होल सिलेबस कम टाइम पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक वन शॉट रिवीजन की तरह होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने ऐसा सोचा, अगर आप लोग बोलेंगे जैसा हो आपको अच्छा लगे। अगर आप लोग चाहेंगे कि नहीं बस आप लोग काम कीजिए सब्जेक्टिव करा दीजिए चैप्टर वाइज तो ठीक है। अगर आप लोग चाहें कि नहीं आप पूरा होल सिलेबस लेकर चलिए वन शॉट में बिल्कुल, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो तो भी करा सकते हैं आप लोग। जिस तरीके से चाहें हम लोग स्टार्ट कर देंगे वो चीज़ लास्ट दिसंबर से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन है आपका मॉडल पेपर इस साल का एंड आपका सेंटर पेपर जो आपने दिया। कुछ ही मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया दोनों में से जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो पहला स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के, देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। पहला क्वेश्चन आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है उसको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे बात है, आपने बेसिकली एक NCERT में एक छोटा सा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मैग्निफिकेशन का, है ना। मैग्निफिकेशन भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, ठीक है। इस तरीके चल आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक रेशियो होता है। तो पहला पॉइंट तुम्हें याद रखना होगा, सब्जेक्टिव में याद करने का बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैं तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ बोलो, याद हो जाएगा। तो पहले बात तुम्हें याद रखना, मैग्निफिकेशन एक रेशियो होता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या याद रखा, रेशियो किसका, द हाइट ऑफ इमेज, किसका, हाइट ऑफ इमेज का टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल सी बात ये बोलना चाह रहे हैं कि मैग्निफिकेशन एक रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ H, बेसिकली HI यानी हाइट ऑफ इमेज, किसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली तुम्हारा डेफिनेशन हो गया किसका, मैग्निफिकेशन का। तो याद करने का जरूरी नहीं पड़ेगा, सिंपल से क्या है कि मैग्निफिकेशन एक रेशियो होता है हाइट ऑफ
इमेज एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज और टू द किसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया? हाँ। अब इसका एक लाइन में तुमने डेफिनेशन लिख दिया। ये भी तुम अगर ये फॉर्मूला लिख देना, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख के रखा, अगर तुम लिख दिए तो तुम्हारा वहाँ पे शॉर्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन 2 नंबर पूछेगा तुमको थोड़ा सा कंजूसी लगेगा कि 2 नंबर को कैसे दे, हालांकि सही है स्टेटमेंट वाइज तुमने लिख दिया, लेकिन फिर भी है ना। अब तुम थोड़ा सा उसमें और ये चीज़ ऐड कर दो कि इट टेल्स, ये क्या बताता है कि इमेज कितना बड़ा है, कितना इमेज छोटा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? सिंपल से इसका काम ये होता है कि ये बताता है कितना स्मॉलर है या कितना बड़ा है, क्या किस में इमेज किसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। बस यही तो बताना था। आप इसमें फॉर्मूले सिंपल से लिख दीजिएगा। क्या मैग्निफिकेशन एम से डिनोट करते हैं, इक्वल टू एच आई आई हाई क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, एच ओ बोले तो ऑब्जेक्ट। इसको और किस तरीके से दिखा सकते हैं, एम इक्वल टू वी बाई यू। वी क्या शो करता है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या शो करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बस यही हो गया। अगर तुम और 1-2 पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम देगा, सब्जेक्टिव के लिए भी, कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आए इसका मतलब क्या, इमेज तुम्हारा क्या होगा, इरेक्ट यानी सीधा होगा। एंड अगर तुम्हारा नेगेटिव मैग्निफिकेशन आया, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? अब एक बार फिर से रिकैप करते तुम्हारे फटाक से याद हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा, छोड़ो इसको, हटाओ, तुम आंख बंद कर लो, बस सुनते चलो कि मैग्निफिकेशन हमने क्या बताया कि रेशियो होता है किसका किसका, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तुमने डेफिनेशन इतना लिख दिया। और इसमें क्या काम करता है बेसिकली, किसके लिए होता है, ये बेसिकली दिखाता है कि कितना स्मॉल और कितना बिगर इमेज बना है, किसका कंपेयर करके, ऑब्जेक्ट का, है ना, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा बेसिकली। हाँ, इसको शो करने के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, एम इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद हुआ, हो जाना चाहिए। और इसको कैसे शो करते हैं, वी बाई यू, है ना। अगर v यानी इमेज डिस्टेंस और u क्या डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, इतना बात क्लियर है। हाँ, अगर इमेज पॉजिटिव आया मतलब मैग्निफिकेशन अगर प्लस में आया, इसका मतलब इमेज कैसा है, इरेक्ट है यानी सीधा बनेगा। अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब इन्वर्टेड है। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये 2 पॉइंट पूछता है, कि आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेगा। ठीक है, क्लियर है, याद ही हो जाना चाहिए, इतना बार बता रहे। अब आते हैं कनकेव। देखो लेंस है या मिरर, इंपॉर्टेंट है, चारों को रट लो यूजर्स के साथ। मिरर का ज़्यादा पूछता है, वो भी कॉन्वेक्स मिरर का, कनकेव मिरर का बहुत पूछता है कि आप इसका यूजर्स बता दो। तो फटाफट से अपने कॉपी में कहीं लिख लो कि हमको यूजर्स भी पढ़ना है। ठीक है। और हाँ, ये पीडीएफ तुम लोग ये सोचते हो कि शॉर्टकट में बस पीडीएफ रेटलिंग हो जाएगा। देखो मेरा मानना है कि हम जिस तरीके से बोल रहे हैं, मेरे साथ साथ तुम लोग बोलो, और साथ साथ जितना तुम याद हो पा रहा है उसको लिखो। इससे तुम्हारा एकदम याद हो जाएगा कि हाँ क्या लिखा है तुमने और क्या। 1-2 बार बस रिविजन कर लेना, बस हो जाएगा क्लियर, है ना। हर चीज़ को शॉर्टकट मत लो कि हाँ प्रिंट आउट करा लेंगे, हो गया, याद हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा मेहनत तो करो, है ना। आते कनकेव लेंस की तरफ। कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, लेंस के केसेस पे, मिरर के केसेस पे नहीं। तो देखो कनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली स्प्रेड आउट मतलब डाइवर्ज कर देता है ना, इसलिए डाइवर्जिंग बोलेंगे हम। द पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल ऑन इट, जब इस पर लाइट पड़ता है तो बेसिकली इसको डाइवर्ज कर देता है। पहला पॉइंट तुमको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, अब थोड़ा सा और क्या बढ़ा के लिख सकते हो, आफ्टर पासिंग थ्रू द कनकेव लेंस, किससे, जब कनकेव लेंस से एक बेसिकली रे पास होगा तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। लेंस की बात कर रहा है, इस बात को ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। कनकेव लेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। मिरर के केस में अलग हो जाएगा, इस बात को याद रखोगे। अ रे अपीयर टू कम फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट एट द सेम साइड ऑफ द लेंस नोन एज फोकल पॉइंट। सिंस लाइट रे मूव अपार्ट इंसर्ट ऑफ मीटिंग एट अ पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। बस तुम अगर इतना भी याद रख लोगे, कहाँ तक, इतना तक या इतना तक भी डेफिनेशन याद रख लोगे तो तुम्हारा डाइवर्जिंग लेंस का कहानी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तुम थोड़ा सा कनकेव लेंस का डायग्राम बना देना, एक रे पास करते हुए दिखा देना, और वहाँ जाके मिल रहा है या पैरेलल जा रहा है, इस तरीके से तुम अगर दिखा दोगे तो उसको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा समझो, डिस्प्लेसमेंट मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ होगा कुछ ना कुछ, है ना। ओके, देख लेते हैं। जब वन अ रे लाइट पासेस थ्रू द ग्लास स्लैब, जब क्या होगा, रे लाइट कहाँ से पास करेगा, ग्लास स्लैब से। पहला बात क्लियर हो गया। हाँ, तो इट बेंड, ये बेसिकली बेंड हो जाएगा इनसाइड एंड कम आउट स्लाइटली शिफ्टेड टू वन साइड। सिंपल सी बात है, बोलना ये चाह रहा है कि जब बेसिकली तुम कोई लाइट को पास करोगे ग्लास स्लैब के थ्रू, वो इनसाइड में, अंदर में बेसिकली वो बेंड हो जाएगा, और जो बाहर आएगा तो थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट होकर के आएगा एक साइड में। बेसिकली यही बोलना चाह रहा है। द साइड शिफ्ट ऑफ द एमर्जेंट रे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
ऐसा समझ जाओ कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि रे जो है वो सेम लाइन से नहीं आता है, थोड़ा सा हल्का सा हट के आता है। यही तुम्हारा पूछना चाह रहा था, किसके बारे में? लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन तुम थोड़ा सा टिक करके रख लो क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने के चांसेस 99% लेके चलते हैं, क्योंकि मेरा मानना, मेरा दिल पता नहीं क्यों कह रहा है कि ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जामिनेशन में एज फाइनल एग्जाम में। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, कहीं टिक करके रख लो, या मैं ही टिक लगा रहा हूँ, है ना। कभी आ गया ना एग्जाम में, आएगा ज़रूर, ठीक है, तो इसको देख लेना, मैं बताऊंगा कि मैंने बताया था तुम्हें, इसको अच्छे से याद कर लेना, है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। स्ट्रेंथ बेसिकली कितना ताकत है ना, कितना ताकत है, तुम कितने लोगों से लड़ सकते हो, बहुत लोगों से लड़ सकते हो, है ना। लड़ना मतलब किस जाके लड़ना नहीं, देखो स्ट्रेंथ बेसिकली मजबूती दिखाता है ना, डिफाइन करता है कि अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज उससे फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर से, कितना टाइम में, पर टाइम में, उसका हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक सीक्रेट बताएं, ये तुम क्लास 12 तक तुमको काम देगा। बिहार बोर्ड के क्लास 12 में ये डेफिनेशन पूछा जाता है, ठीक है। बिहार बोर्ड में थ्योरी भरा पड़ा रहता है, ठीक है। ये जो गलत करता है, बहुत सही में बता रहे हैं, एक चीज़ लाइफ लेसन बता रहे हैं, तुम लोग इंग्लिश मीडियम से हो, तुम लोग कभी पछताओगे नहीं। पहली बात तुम लोग पछताओगे नहीं आगे जब भी जाओगे। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम के एडवांटेज नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन जो एडवांटेज इंग्लिश मीडियम के बहुत ज़्यादा, हर एक फील्ड में, चाहे तुम यूनिवर्सिटी में आ जाओ 10th के बाद, मैं तुम्हें बताऊंगा बहुत सारे प्रोसेस कहाँ क्या है, चीज़ें अच्छी चीज़ें 11th के लिए। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं या फिर जगह है जहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम की ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आपने 12th कर लिया, ग्रेजुएशन में बहुत ऐसा सब्जेक्ट जाओगे, बिहार के बाहर जाओगे, आपको इंग्लिश ही सब चीज़ें मिलेगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और क्या एडवांटेज? और एडवांटेज ये रहेगा, एडवांटेज तो गिना दे, डिसएडवांटेज थोड़ा सा गिनाना चाहिए कि आप अगर बिहार बोर्ड से चीज़ों को करते हैं तो डिसएडवांटेज कहाँ आएगा बता रहे हैं। अगर आपने मेहनत कर लिया खुद से, बस बिहार बोर्ड के लेके चले कि हाँ थ्योरी रट लिए, अच्छा नंबर आ गया 90%, बहुत अच्छा, मोहल्ला मिठाई बढ़ गया, लेकिन जब तुम बाद में बिहार के अलावा कहीं और एग्जाम दोगे तब तुमको पता चलेगा तुम कहाँ पे लाइक कर रहे हो, क्योंकि बिहार में न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते हैं, उस हिसाब से हम लोग डेवलप नहीं करते, हम लोग चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कौन पढ़ेगा, हटाओ, ये तब थ्योरी रट के चल जाएंगे, 10 ऑब्जेक्टिव रट लिए, उसमें 50 आ गया, खुश, है ना, उसी में बहुत खुश। लेकिन जब बाहर के एग्जाम में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या है। तो इसीलिए 10th चल जाएगा, लेकिन 11th 12th बिल्कुल NCERT CBSE के अकॉर्डिंग पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि 10th के बाद भी कोई भी एग्जाम दो तो तुमसे निकल जाए। तो तुम ये सोच के चले गए वहाँ भी ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन, इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 10th लेवल में भी जाओगे, 11th में एग्जाम दोगे, बहुत सारी चीज़ का नहीं मिलेगा जिस लेवल के बिहार बोर्ड के क्वेश्चन है। तुम लोग इससे मत डरो, ठीक है। बिहार बोर्ड बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन तुम लोग पढ़े अच्छे से, हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ये बात तुम लोग को अभी मजाक लग रहा है, बट आगे जाकर कुछ साल में तुम्हें ये बात ज़रूर याद आएगा, अगर तुम फंसोगे तो ये चीज़ है, ठीक है। चलो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ये क्या होता है, ये शो करता है कितना फास्ट चार्ज मूव कर रहा है सर्किट में। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देते हैं, I = Q/T। अगर कि इफ Q इज द चार्ज फ्लोइंग इन अ टाइम T, करंट क्या हो जाएगा I। बेसिकली तुम ये फॉर्मूला लिख देना और ऐसा यूनिट ज़रूर लिख देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ये आपका ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आ जाएगा कि करंट का क्या होता है, तो आप लिख दीजिएगा। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत माइन्यूट, छोटा सा जो 1-2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। ऑलरेडी आई थिंक मैंने डिकोड सीरीज में करा रखा है, ठीक है। एक वीडियोस लेके आएंगे जो भी न्यूमेरिकल्स अब तक आए हैं, पहले आते थे न्यूमेरिकल्स, अच्छे क्वेश्चन आते थे, बट ये जो जब से ये 150 वाला जो मामला रखा है, 80-40-50% वाला, तब से क्वेश्चन का लेवल बहुत डाउन हो गया, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर डज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये अक्सर PYQ सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर में ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बना गया है। तो बेसिकली 3 फैक्टर्स आप जिसको कह सकते हैं ना, 3 मेन फैक्टर है। पहला आपका कितना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है, यानी हाई करंट प्रोड्यूस, ज़्यादा हीट होगा। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, R से डिनोट करते हैं कितना रेसिस्टेंस जनरेट कर सकता है ताकि मोर हीट हो, है ना। और टाइम बेसिकली चाहिए, कितना टाइम से वो फ्लो कर रहा है, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। किसके अकॉर्डिंग, आपका इसके अकॉर्डिंग, आपका ये जूल्स हीट के अकॉर्डिंग। ये 4th पॉइंट ऐड होगी, ये कट कर दीजिएगा, बाई मिस्टेक हो गया है ना। H = I² RT, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे,
और एक इस तरीके से कुछ, ये तो आगे इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है ना किस तरीके से, और एक आपका ये वाला है, और एक जो क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, रो एल बाई ए। चलिए नेक्स्ट वो अच्छे से देख लीजिएगा, बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर रिसेंट की बात करो तो ये क्वेश्चन बहुत बार सैम्पल पेपर में बहुत बार आ चुका है, पीवाईक्यू में बहुत बार आ चुका है। देखो फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में, दोनों में देखो, फर्स्ट एंड सेटिंग का एक मिथ है कि फर्स्ट सेटिंग हाई होता है, सेकंड सेटिंग बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है, ऐसा कुछ नहीं, मिक्स रहता है। ठीक है, चलो तुम लोग कभी से डराएंगे नहीं, तुम लोग खामोखा डर जाओगे, चलो बाद में देखा जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड चेंज करेगा। बहुत सिंपल सा बात बोलना चाह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें इलेक्ट्रिक है और मैग्नेटिक है, इसमें ये बोलना चाह रहा है एक ऐसा प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, क्या जनरेट करना है, इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। कैसे करके, कंडक्टर में जब तुम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तब तुम्हारा बेसिकली जनरेट होगा इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सा समझ में आ गया? हाँ, दिस चेंज में अकर बाय मूविंग मैग्नेट नियर द कॉइल और बाय मूविंग कॉइल नियर द मैग्नेट। या तो तुम मैग्नेट को कॉइल के पास घुमाओ, लेके जाओ, मूव करो, या फिर कॉइल को मैग्नेट के पास इधर भी कर लो। ठीक है, इट फॉर्म बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग जनरेटर एंड मैनी इलेक्ट्रिक। बेसिकली जनरेटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और आपका किस में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को याद रख सकते हो और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और उम्मीद करते समझा दिए होंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ लॉज है ना, आपके बुक में कुछ लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल्स हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि या तो मैक्सवेल पूछेगा या तो फिलेमिंग्स पूछेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा कुछ है नहीं, फटाफट से समझा देते हैं। मैक्सवेल ने बेसिकली ये कौन सा रूल दिया था, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट हैंड रूल। इतना बात क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब देखो आगे क्या है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लेफ्ट हैंड रूल, इन्होंने बोला कि इफ वी होल्ड कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑन राइट हैंड सच द थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बता रहे हैं देखो, यहाँ थोड़ा सा थंब पॉइंट इलेक्ट्रिक करंट, जो कर्ली या कर्ल फिंगर है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर। ये हेल्प करता है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द स्टेट कैरिंग करंट। सिंपल से समझो, ये तुम्हारा अंगूठा, ये अंगूठा हो गया और ये छोटा 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 उंगली हो गया। चलो बोलना ये चाह रहा है कि सिंपल सा बात है, इन्होंने ये बोला कि भाई साहब एक काम करो, ये जो लेफ्ट है तुम्हारा राइट हैंड रूल है, ठीक है, जैसे तुम लाइक करते हो ना वही वाला है ना, तो वही बेसिकली बोलना ये चाह रहा है कि ये जो तुम्हारा थंब जो है ये तुम्हारा बताता है इलेक्ट्रिक करंट का बेसिकली डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछा जाएगा कि मैक्सवेल राइट हैंड रूल में ऐसा पूछेगा कि थंब क्या शो करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब सब्जेक्टिव में आओ, इसको इस तरीके से लिख देना। फिर ये जो तुम्हारा ये जो मुड़ा हुआ हाथ है ये क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, और कहाँ पे, अराउंड द कंडक्टर, यही बोलना चाह रहा है। और इस रूल से हेल्प होता है कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द स्ट्रेट करिंग वायर। सिंपल से यहाँ पे समझो यार, एक वायर लगा दो सिंपल सा, बेसिकली इसके चारों बगल बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली आपका करंट भाग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, आ जाओ, कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी आपसे पूछा जाता है अक्सर। सोर्सेस ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, एनसीईआरटी पता नहीं हटा दिया। एक तो इन्वायरमेंट चैप्टर हटा दिया, ये सब चीज़ें रखना चाहिए। बताओ अभी जो नॉर्मली यहाँ पे जो इन्वायरमेंट बहुत जगह हो रहा है, देख रहे हो दिल्ली में किस तरीके से हालत है ना, तो ये चैप्टर्स पता नहीं क्यों हटाए, ये तो ज़रूरी है। आप कोर्स आप जाओगे ग्रेजुएशन वगैरह करना, उसमें अलग से कोर्स ऐड कर देगा कि इन्वायरमेंट का कोर्स कर लो, इसमें ये टॉपिक। बट जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक स्कूल में चाहे 6 से लेकर 12 तक जाओ, बहुत सारे चैप्टर्स हैं इन्वायरमेंट से हटा दिया गया। क्यों भाई साहब, उसको पढ़ाओगे तब ना जानेगा कौन सा क्या है, किस तरीके से क्या करना है, तब ना। अब देखो इसमें लोग तब ना जागरूक होगा। अब उसमें एजुकेशन की चीज़ें जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हटा दिया, अब क्या जानेगा बच्चा रीयूज़ क्या होता है, रिफ्यूज़। अभी फील्ड में हम लोग तो पढ़ लिया, बाकी का लोग क्या करें, वो लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, तो यही तो सोचेगा। तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं क्यों हटा दिया, सिलेबस शायद बड़ा लग रहा था कि क्या पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए अब आते हैं
व्हाट इज गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का गुड सोर्सेस क्या होता है। तो पहला बात तुम्हें याद रखना है कि गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो वन दैट प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ बेसिकली यूजेबल एनर्जी दे, ठीक है। बेसिकली ऐसा बोला जा रहा है कि अच्छा सामान या अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोलेंगे, जो प्रोवाइड करेगा तुमको बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या कैसे एग्जाम्पल दे तुम्हें, हाँ बताते हैं। तुम कौन सा सामान को ज़्यादा अच्छा मानोगे, ठीक है। बेसिकली एक बहुत धीमे धीमे चलता हो, एक बहुत अच्छा चलता हो, जल्दी मिल भी जाता हो, पैसा बजट में है, ठीक है, तुम इजीली उसको सेफ यूज़ कर सकते हो और मिनिमम पॉल्यूशन करता है, ठीक है, तो तुम इसको इस्तेमाल करोगे। तो यही तो पूछना चाह रहा है। अगर बेसिकली गुड फ्यूल्स या गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी का फिलहाल पूछा है ना, तो इसमें 2-3 चीज़ है भाई साहब। सबसे पहले ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दे, क्योंकि सोर्सेस एनर्जी का सोर्स है, इससे खाना पकाएंगे, जल्दी मिल भी जाएगा, इजीली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकल से अच्छा इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, इसको पॉइंट वाइज लिख देना। पहला नंबर इजी एक्सेसिबल, दूसरा नंबर इकोनॉमिकल होना चाहिए, तीसरा नंबर इजी टू सेव, और ये बहुत कम पॉल्यूशन क्रिएट करे, ये हाई स्पेसिफिक एनर्जी दे, ठीक है, ओके, और इसको इजीली स्टोर कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके और हार्म ना करे इन्वायरमेंट को। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, हमारा विंड एनर्जी हो गया, हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया। सोलर एनर्जी के देखोगे, जैसे मैं अपने हॉस्टल की बात बताऊँ तो मेरे हॉस्टल के जितने भी छत है पूरा मतलब 70% सोलर पैनल लगा हुआ है, उसका एनर्जी यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा धूप भी होता है। तो इस तरीके का सोर्सेस आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जगह जगह, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है ना, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग वो जो हम हमेशा डिपेंड करते हैं अलग चीज़ों पे, वो चीज़ कम कर सकते हैं ना, और इजीली एक्सेसिबल है, धूप तो मिल ही रहा सब जगह को, है ना, ओके। अब आते हैं हम लोग चीज़ें, व्हाई डज प्रिफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। पता है ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। कॉन्केव कॉन्वेक्स इंपॉर्टेंट है, क्यों इस्तेमाल करते हो रियर व्यू में, क्यों, क्योंकि ये जो तुम्हें वाइडर व्यू देता है, वाइडर फील्ड व्यू, तुम दूर तक एकदम अच्छे से देख सकते हो, है ना, मिरर में, है ना। चलो उसके बाद ये एक तो इरेक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इरेक्ट बोले तो सीधा और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। जब तुम देखोगे, जब तुम गाड़ी चलाओगे, है ना, तो तुम्हें देखेगा, तुम मिरर से पूरा दुनिया देख सकते हो, छोटे छोटे बाइक दिखेंगे तुमको, उसके पीछे का तुम्हें सामान दिखेगा, कोई उसके पीछे कौन सा बाइक आ रहा है। अगर ये चीज़ नहीं होता, तुमको बाइक वाला इतना बड़ा नजर आता, पीछे क्या देखना, कुछ नहीं, है ना। तो ये फायदा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर में, वो तुमको रियर व्यू दे रहा है। क्यों, एक तो वो इसलिए क्योंकि वो वाइडर फील्ड व्यू देता है, मतलब पूरा एकदम बोलते हैं अच्छे से पीछे का क्लियर दिखता है कि उसके पीछे क्या आ रहा है, उसके पीछे पूरा हर एक चीज़ क्लियर दिखता है ना। और वो इरेक्ट सीधा इमेज, ऐसा नहीं कि आदमी उल्टा चलते हुए दिखेगा तुम्हें, है ना, तो तुम भाग जाओगे। उसके बाद तुम्हें ये क्या दिखेगा, डिमिनिश, छोटे छोटे दिखेंगे और क्लियर दिखेंगे, और इससे ट्रैफिक तुम अच्छे तरीके से देख पाओगे कि पीछे कितना ट्रैफिक, पता चला तुम एकदम अपने मगन में जा रहे हो, पीछे दिख ही नहीं रहा, है ना, ओके। और सेफ्टी होता है ड्राइविंग के लिए, तो यही तो यूजेस है, यही तो हम लोग इसीलिए तो प्रेफर करते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली कैसा इमेज फॉर्म करता है, तो इरेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज, तो ये आपको सिंपल सा ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। चलो अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लैक रादर देन ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, वो लोग जब स्काई के ऊपर जाते हैं तो उनको बेसिकली हमारा जो ये है स्काई के ऊपर जाते हैं तो ब्लैक क्यों दिखता है। सिंपल सी बात है, तुम ये सोचोगे अर्थ तो हमारा ब्लू प्लैनेट है, पानी पानी ही पानी है ना, तो उसको ब्लू दिखना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोनॉट को इसलिए नहीं दिखता है कि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। भाई साहब यही तो अर्थ है, इसके बाहर कहाँ से एटमॉस्फेयर है, उसमें तो नहीं है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे स्कैटर ही तो नहीं हो पा रहा है लाइट तो अपना यहीं पे तो स्कैटर हो रहा है। अपना जो लेयर है, अर्थ का जो लेयर है उसका नाम क्या नाम है, अर्थ का स्ट्रेटोस्फेयर है, इस तरीके से है। चलो मैं खुद भूल गया, इतना पढ़ते पढ़ते खुद भूल गया। यहाँ पे कलर जो है रीच नहीं कर पा रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा। आप जो कोई चीज़ को देख रहे हो कैसे देख रहे हो, लाइट के बदौलत लाइट उस चीज़ पे जाके गिरती है, वहाँ से आप बेसिकली वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों के सामने आती है, तब आप चीज़ों को देख पाते हैं। अब लाइट बहुत अंधेरा तुमको दिखेगा नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है चीज़ें, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए हम लोग को कम्प्लीटली ब्लैक दिखता है, क्योंकि वहाँ से कोई तो लाइट आ ही नहीं पाता है, सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्ट हो ही नहीं पाता है, ओके। इसलिए हम लोग को क्या दिखता है, ब्लैक दिखता है। क्लियर है, चलो ब्लर दिखता है, बेसिकली ब्लैक या ब्लर बोल दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बेसिकली बहुत छोटा सा डेफिनेशन है कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज द पॉइंट जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस
पाया जाता है जहाँ पे लाइट पैरेलल होता है टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कन्वर्ज आफ्टर द पासिंग थ्रू लेंस। और आकर जब लेंस से पास हो जाता है वहाँ जाकर क्या हो जाता है, कन्वर्ज, मतलब एक साथ जमा हो जाता है। क्लियर है, बहुत सिंपल सा। हाँ जी, अब आ जाओ यहाँ पे देखो, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल। मैं ये बता रहा था, वो एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि देखो आई थिंक ये वाला आई थिंक सैंपल में पूछा है, आई थिंक ये थिंक सेंटअप में कुछ इसी हिसाब से पूछा होगा, है ना। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड अच्छा फ्यूल होने के लिए? एक तो देखो वहाँ एनर्जी का पूछा, फ्यूल का पूछा, तो सिंपल से बात है, हाई क्लोरोफिक वैल्यू होना चाहिए, मतलब हीट अच्छा खासा होना चाहिए उसमें, है ना। तुम पता है ऐसा ले लिए सामान, उसमें एकदम आग ही नहीं है, जल रहा है बहुत धीरे धीरे, तो कोई फायदा नहीं, क्लोरोफिक वैल्यू कम है, और बर्न अच्छे से चले और कम स्मोक प्रोड्यूस करे, पॉल्यूशन कम हो। ये हमारा बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड फ्यूल का। 2 पॉइंट्स हैं, इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं ना। ओके, मैक्सवेल भैया के बारे में पढ़ लिए, मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, ये अपना मैक्सवेल है, ठीक है। फ्लेमिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें बहुत इजी है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, फटाफट से आंसू में क्लियर कर देते हैं। ये बेसिकली डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट का पहला बात, तुम कुछ याद मत रखो, फिर बस इतना याद रखो कि भाई साहब कि जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है ये क्या फाइंड करने के लिए, इंड्यूस करंट निकालने के लिए, कहाँ पे, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इंड्यूस करंट निकालना है मैग्नेटिक फील्ड में, बस इतना चीज़ याद रखो। तुम फटाफट से अपना इस फिंगर को स्ट्रेच करो कुछ इस हिसाब से, है ना, इस हिसाब से स्ट्रेच करो। अब दिखाएंगे कैसे, तो मेरा कैमरा तो ऑन नहीं है, अरे ये इससे ये तुम्हारा अंगूठा हो गया और तुम्हारा ये बेसिकली ये स्ट्रेच कर लिया, ठीक है, और ये एक लाइन है इस तरीके से, ठीक है, स्ट्रेच कर लिए। अब तुमको ये बताना है कि अब तुम्हारा जो ये फिंगर्स है ये क्या क्या शो कर रहा है। बेसिकली 3 एंगल बनेगा, 1 2 इस तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। राइट एंगल का अभी तुम लिख रहे होगे तो कैसे, मैं तो अभी फिलहाल लेफ्ट से कर रहा हूँ क्योंकि देखिएगा ना, है ना। ओ ऐसे याद रखो, CID कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वो जो कैसे करता है ना वही वाला चीज़ करना है तुम्हें। इसमें ये क्या करना है, थंब जो है तुम्हारा, ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर ये शो करता है, कौन, थंब, ठीक है। ओके, जो फर्स्ट फिंगर है जिसको इंडेक्स फिंगर बोल सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, और जो अपना मिडिल फिंगर हो जाएगा वो बेसिकली इंड्यूस करंट शो करेगा। तो बस इतना अच्छे से तुम्हें याद रखना है कि इसको कौन दिया है, ठीक है, किस लिए दिया है, ठीक है। और बेसिकली स्ट्रेच करो, 90 डिग्री कर दो इस तरीके से। ओके, अब तुम्हारा 3 फिंगर किस तरीके से शो करता है, थंब तुम्हारा क्या, मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, और किसका, आपका इंडेक्स फिंगर की बात करें ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, और आपका मिडिल फिंगर की बात करें ये क्या, इंड्यूस करंट। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि कौन क्या शो करता है, जिस तरीके से मैंने मैक्सवेल में बताया, ठीक है। क्लियर हो गया, हो जाना चाहिए। अब आ जाते हैं ड्रॉबैक। तो आप क्या याद कर सकते हो इससे कनेक्ट, इसका क्या पॉजिटिव है, क्या ड्रॉबैक है। फिलहाल ड्रॉबैक पूछा है अल्टरनेटिंग करंट का, AC का। तो सबसे पहली बात है कि AC कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली इन इलेक्ट्रिक डिवाइस, इट नीड टू कन्वर्ट इनटू DC। AC का पहला ये ड्रॉबैक है, यानी ड्रॉबैक मतलब इसका डिसएडवांटेज बोल सकते हो, है ना, कि इसको डायरेक्ट तुम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, DC में, ठीक है। ओके, AC जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक होता है। तो 2 तुम्हारा बेसिकली क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया या ड्रॉबैक हो गया। एम्पेयर की बात करें, एम्पेयर एक इलेक्ट्रिक करंट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये बेसिकली डिफाइन कर दो। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, थ्रोइंग पर सेकेंड। तो यानी ये आप सिंपल सा लिख देना, बस आपका ये डेफिनेशन भी क्लियर है। और बहुत बार 2 नंबर में पूछा गया, सच बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आधे घंटे में हमने पूरा का पूरा फिजिक्स के इंपॉर्टेंस शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। अगर आप लोग बोलेगे तो अभी और भी कराएंगे, आप लोग बोलो ना बोलो ये मेरी जिम्मेदारी है, सारी चीज़ें कराएंगे, बस तुम लोग जुड़े रहो, ठीक है, जितनी चीज़ें कर रहे करो, ठीक है। और होपफुली मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम्हें याद भी करा दिया, इतना बार बोला कि याद भी हो जाए चीज़ें, है ना। बोलने से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाता है, ठीक है, ओके, और लिखने से वो चीज़ क्लियर हो जाता है, सुनने से बहुत सारी चीज़ दिमाग में रह जाता है, ठीक है। सबके पास 3 तरीके का पावर होता है, ठीक है, ओके। मेरे पास सुन के याद करने का ज़्यादा थोड़ा पावर था, अब कम हो गया रील देख करके। चलो आगे आते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, केमिस्ट्री, बहुत सारा रिएक्शन है। अच्छा, इसमें पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। कॉम्बिनेशन पूछेगा, अच्छी बात है, पूछ ले, अच्छी बात है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट अक्सर पूछता है ना। ऑक्सीडेशन मैं चाहता हूँ मैं भर के सब्जेक्टिव दे सकता हूँ, लेकिन ठीक है चलो अभी फिलहाल थोड़ा बहुत करते चलो। आ जाओ,
कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है कि कंबाइन हो रहा है, बस हो तो क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है, हाँ ठीक है पता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस क्या हो सके, कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट मे बी द एलिमेंट और कंपाउंड हो सकता है, बट प्रोडक्ट जो है हमेशा बेसिकली सिंगल होगा। जैसे MgO मिल गया तो MgO बन गया, ठीक है, बेसिकली कंबाइन हो गया। A+ का भी क्या हो गया, बताओ AB हो गया, AB डिविलियर्स बन गया। इसी तरीके से कंबाइन हो गया, उसी को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है, इंपॉर्टेंट था, जो शॉर्ट में पूछा जाता है। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का एडवांटेज क्या है, एक क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन क्या होता है एंड क्या उसका एडवांटेज होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपने जनरली आपके नोट्स में वगैरह बने होंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन होंगे। तो देखो केमिकल रिएक्शन का एडवांटेज क्या है, या सॉरी केमिकल इक्वेशन का, इसमें ये चीज़ है, सबसे पहले तुमको दिखाता है कि उसका रिप्रेजेंटेशन दिखाता है कि वो क्या है ना, क्या है, समझ रहे हो, और एग्जैक्ट नंबर दिखाता है कितने नंबर ऑफ एटम है। ए देखोगे यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ, इस तरीके से ये दिखा रहा है कि कितने एटम है या कितने मॉलिक्यूल है, और इसको कैलकुलेट करने में, क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करने में, जैसे यहाँ O कितना है 2 है, तो इसका क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करने में ईजी हुआ। तो ये बेसिकली कौन हेल्प करता है, आपका केमिकल इक्वेशन, है ना। और इसमें क्या प्रोवाइड कर रहा था, तुम्हारा फिजिकल स्टेट, कोई सॉलिड में है, कोई लिक्विड में है, कोई गैस में है, कोई एक्वारियम है, तो ये बेसिकली शो करता है ना, ओके। और ये क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एरो देखते हो इस तरीके का, इसका मतलब क्या शो करता है, ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि हाँ रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसलिए एडवांटेज है केमिकल रिएक्शन का। सबसे पहले शॉर्ट होता है, शॉर्ट एंड क्लियर रिप्रेजेंटेशन देता है कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है ना। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन, क्यों, देखो एरो दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, यहाँ पे फिलहाल सॉलिड वगैरह नहीं दिखा गया, बट ठीक है, फिजिकली कैलकुलेटिंग क्वांटिटीज दिख रहा है, हाँ जी, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, तो यही है तो केमिकल इक्वेशन, है ना, समझ में आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड हाउ दे आर फॉर्म। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और किस तरीके से बेसिकली फॉर्म्ड होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखो कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड व्हेन, जब दो एटम शेयर करें इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। सिंपल सी बात है, कोवलेंट की बात करेंगे तो फॉर्म्ड होता है कब, जब दो एटम शेयर करें इलेक्ट्रॉन ताकि कंप्लीट कर सके अपना आउटर शेल, ठीक है, उसको बोलेंगे। कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन द शेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला सिंगल, दूसरा आपके जैसा डबल, तीसरा ट्रिपल। ट्रिपल कौन होता है, कोई नहीं होता है। चलो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली शेयर करेगा, डबल में 2 करेगा, ट्रिपल में 3 करेगा, बस काम खत्म, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्या रेसिडिटी क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। रेंसिडिटी कोरिजन 5 नंबर में पूछता है दोनों में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। रेंसिडिटी कोरिजन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लिए ना, अब बता रहे हैं, जब बता रहे हैं तो बता रहे हैं। चलिए रेंसिडिटी की बात करें, एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑयली और फैट जो होता है बेसिकली खराब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है ऑक्सीडेशन के कारण से, मतलब ऑक्सीजन लग जाता है और एक्सपोज टू एयर, ये बेसिकली बैड स्मेल करता है, टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो चिप्स में जब उसमें बहुत दिन से ये हो जाता है, एकदम रखा रखा रहता है, तो अजीब टाइप का सेंट करता है, डेवलप हो जाता है ना। घी वगैरह देखोगे, आप कंटेनर ओपन करोगे अजीब टाइप का स्मेल करेगा, किसके कारण से, रेंसिडिटी हो गया है, मतलब ऑक्सीडेशन लग गया। उसके लिए हम लोग क्या रखेंगे, गैस भर के रखेंगे। कौन सा गैस, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना, चिप्स में कौन सा गैस भर के रखते ताकि चिप्स खराब ना हो, सेंट गंदा ना हो, स्मेल खराब ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं देख लो हम लोग वाई बेकिंग पाउडर यूज एज अ ब्रेड एंड केक बनाने के लिए, हैप्पी बर्थडे बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्यों करते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा किस तरीके से है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है तो देखो इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अच्छा जी, और क्या, जब इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वो बेसिकली बबल्स, CO2 जो है बबल्स का फॉर्म लेता है, और इसमें क्या हो जाता है बेसिकली बैटर बनाता है अंदर की चीज़ों को, ठीक है, उसको स्वेल कर देता है, फुला देता है, सॉफ्ट कर देता है और उसको बड़ा कर देता है, फुला देता है, ठीक है।
ये काम होता है। तो तुम इतना चीज़ याद रखोगे कि हाँ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है, ये रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको पानी के साथ मिलाता है वो CO2 जो है अब बबल के फॉर्म में बनता है। जब बबल बनेगा तो समझो फूल जाएगा और वो सॉफ्ट बन जाएगा। केक देखे होगे है ना, ब्रेड देखे होगे है ना, एक तो हल्का फल्का केक बना देगा, ठीक है, फ्लफी और स्पॉन्जी टाइप का बना देगा। तो ये बेसिकली रीज़न होता है हम लोग बेकिंग सोडा, और अक्सर PYQ में रिपीटेड है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है, अभी तो हमें बायो का भी कराना है। अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन है यार, चलो 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 चलो, अच्छा खासा क्वेश्चन मैंने ऐड कर लिया था केमिस्ट्री का, क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रहा था। चलो ऐड करते हैं। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस का एग्जाम्पल मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली बेसिकली डिसोशिएट हो जाए आयोन में। चलो ठीक है, थोड़ा सा गैप, ओके। हमने ये बताया कि स्ट्रॉन्ग बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, अच्छा ठीक अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है आयरन में इन वाटर, और प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन। इस बात को याद रखना। एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस क्या होता है, जो बेसिकली वीक बेस होता है जो पार्शियली डिसोसिएट करता है, ये कंप्लीटली, ये पार्शियली इन वाटर, और कुछ ही OH माइनस बेसिकली आपका डिसोसिएट होता है, जैसे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका एग्जांपल तुम याद रख लो, तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, तो वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब आते हैं क्या है कि हाउ इज सोडियम कार्बोनेट इज यूज टू सॉफ्ट साल्टी वाटर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट वाटर करने के लिए, साल्टी वाटर के लिए, ठीक है, ओके। देखो सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, सबकी पसंद निर्मा नहीं, ये वॉशिंग सोडा की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली हार्ड वाटर है, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर बाय रिमूविंग कैल्शियम मैग्नीशियम आयोन विच इज हार्डलेस। बेसिकली ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपका सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करता है। ये रिएक्ट करता है आयोन के साथ और इनसॉल्युबल करता है कार्बोनेट को, और वो सेटल डाउन कर देता है। इस तरीके से हम लोग हार्डनेस को बेसिकली रिमूव करते हैं, ठीक है। और वाटर सुटेबल बनाने के लिए, किसके लिए, वॉशिंग एंड क्लीनिंग के लिए। हार्ड वाटर होता है, कहीं कहीं जगह जाओगे तो पानी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ ना, पानी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक है, पानी हार्ड है, हेयर लॉस हो जाता है हाथ में, जैसे एज कम्पेयर बिहार की बात करें, कपड़ा धोने के बाद हाथ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है ना। अब यहाँ वो चीज़ें नहीं होता है, ठीक है। तो हर जगह का पानी अलग अलग टाइप का होता है ना, दिल्ली में जाओ तो थोड़ा सा नमकीन नमकीन टाइप का पानी मिलेगा, है ना। तो ये टाइप का पानी है। सिंपल सा बात है कि हम लोग सॉफ्ट करने के लिए पानी को किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट आपका नंबर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि डिस्टिल वाटर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन रेन वाटर कंडक्ट करता इलेक्ट्रिसिटी। क्या कारण है, क्या रीज़न है, मना किया उसका कोई, मना इसलिए किया है क्योंकि देखो कि डिस्टिल वाटर के पास जो होता है कोई डू नॉट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि उसके पास कोई आयोन नहीं होता है, कोई साल्ट नहीं होता है, इसीलिए वो बेसिकली करंट कैरी नहीं करता। इतना बात याद नहीं होगा तुमको, यही लाइन चेप देना, सिंपल सी बात है। डिस्टिल वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बताओ उसके पास कोई डिजॉल्व साल्ट या फिर आयोन नहीं होता, इसके अंदर कोई आयोन ही नहीं होता, इसलिए कैरी नहीं कर सकता इलेक्ट्रिक करंट। रेन वाटर की बात करें, इसमें डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, साल्ट वगैरह है, एटमॉस्फेयर में है, डिजॉल्व जो भी चीज़ है वो रेन वाटर के साथ मिल जाता है, इसलिए वो कंडक्ट कर सकता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। समझे बच्चे। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, वो रोस्ट वाला रोस्टिंग नहीं, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। ये एक मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस होता है, मेट्रोलॉजी होता है। इसमें सल्फाइड और को हीट करते हैं अच्छे से, अच्छा जी, किसके प्रेजेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रोस्टिंग। सल्फाइड और को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज करा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रोस्टिंग में क्या करते हैं, क्या मतलब यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुके हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता है, रोस्टिंग में होता है। सल्फाइड ओर को हम लोग बेसिकली हीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्साइड में। इस बात को याद रखना, सल्फाइड ओर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी बात तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन है यार चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई डू मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटिनेशन। देखो मेटल के पास टेंडेंसी होता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, क्योंकि बस उसके पास 1 से लेकर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मेटल के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 से 3, इस बात को याद रखना। विच कैन बी ईजिली रिमूव, ठीक है। देयर एटॉमिक साइज लार्ज होता है, अट्रैक्ट करता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन वीक होता है। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन वो अचीव करते हैं नोबल स्टेबल, बेसिकली स्टेबल नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन, और वो ज़्यादा स्टेबल बनाता है। इसीलिए इसके पास पॉजिटिव आयरन होता है, कि इसके पास मेटल के पास पॉजिटिव आयोन होता है। याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरियस चीज़ें बताओ जिससे तुम वाइल्ड लाइफ को बचा सको। सिंपल सा है भाई साहब, तुम नेशनल पार्क वगैरह सेटअप करो ना, सेंचुरीज वगैरह लगाओ ना, ठीक है। एनिमल को बचाओ, बैन करो हंटिंग करना, शिकार करना बंद करो। ये फॉरेस्टेशन प्रोटेक्ट कर, ज़्यादा से ज़्यादा तुम बेसिकली पेड़ लगाओ, प्रोटेक्ट करो फॉरेस्ट को, ठीक है। अवेयरनेस फैलाओ कि जागो ग्राहक जागो, नहीं पेड़ लगाओ, है ना, ओके। स्ट्रिक्ट लॉ इंप्लीमेंट करो, जो इलीगल जो एनिमल किलिंग होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट करो। सिंपल सा तुम्हारा बच जाएगा। ये सब नॉर्मल यार जनरली दिमाग वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कि तुम कैसे बचाओगे, है ना। बाउंड्री वॉल कर देंगे, कैसे बचो, कैसे काट लेगा, वही वाली चीज़ बस हो गया। बिटवीन कैलकुलेशन एंड कोरिजन में क्या डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट है दोनों। यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच हीटिंग और एब्सेंस ऑफ एयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पता है बता दें, हाँ जी। कैलकुलेशन एंड रोस्टिंग में अक्सर पूछता है ये वाला, रोस्टिंग एंड कैलकुलेशन में डिफरेंस। ये वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन बोल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मॉइस्चर को रिमूव करता है, वॉलेटाइल इंप्योरिटीज़ को फॉर्म करता है कार्बोनेट से बेसिकली, और हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। हीटिंग करता है लाइमस्टोन वगैरह, ठीक है। कोरिजन की बात करें, ये स्लो और डिस्ट्रक्टिव मेटल होता है, किस तरह से ये एक्शन विद एयर, मॉइस्चर, केमिकल मेटल को धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है, ठीक है, ओके, खोखला कर देता है। किस तरीके से बचा सकते हो, बताओ किस तरीके से बचा सकते हो। कोटिंग कर देंगे, है ना, ओके। रस्टिंग ऑफ आयरन कोरिजन का एग्जांपल हो गया। कोरिजन रेंसिडिटी, अच्छा एक बात बताएं, यहाँ तो अलग अलग का पूछा है, बट कोरिजन और रेंसिडिटी अक्सर एक साथ पूछता है। कैलकुलेशन एंड आपका ये वाला रस्टिंग एक साथ पूछता है, ठीक है। हालात बदल दिया, कोई बात नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मनी कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म्ड होता है, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे आई थिंक कोवेलेंट बॉन्ड वाला बता दिया था ना यार, कहीं तो मैंने बताया है, कहाँ गया, ठीक है। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सिंपल वही सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। आप इस तरीके से भी इसको बहुत अच्छे से अगर लिखना चाहे तो इससे 3 तरीके होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जो बेसिकली शेयर करता है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। हो जाएगा, वो वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल वगैरह लिख करके अच्छे तरीके से मैंने लिखा है। सेम क्वेश्चन है बट पूछने का तरीका अलग अलग है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। वहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, सिंपल सा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। सोपनिफिकेशन पूछता है और स्टरिफिकेशन पूछता है, 2 टॉपिक बता रहे हैं। सोपनिफिकेशन पूछेगा तो स्टरिफिकेशन पूछेगा। सोपनिफिकेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है, अच्छा हमको सिखा रहे हैं, हाँ जी सिखा रहे हैं। इसमें फैट्स और ऑयल की बात करें, ईस्टर की बात करें, आर हीटेड विद द स्ट्रॉन्ग अल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ताकि सोप प्रोड्यूस कर सके, एंड एल्कोहल या फिर अल्कोहल जिसको बोल सकते हैं ना। इसमें बेसिकली ईस्टर मॉलिक्यूल को प्रेजेंट होता है, किसी मोशन प्रेजेंट इन द फैट एंड ऑयल, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और फॉर्म करते हैं साल्ट या फिर फैटी एसिड या फिर सोप। इसको वाइडली इस्तेमाल करते हैं सोप मैन्युफैक्चरिंग, क्लीनिंग पर्पस के लिए, ठीक है, ओके। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। नंबर बताना है, बेसिकली आपको मालूम होगा कितने पीरियोडिक टेबल की बात करें, कितने पीरियड्स की बात कर रहा है, कितने शॉर्ट पीरियड्स हैं, कितने लॉन्ग पीरियड है। तो देखो शॉर्ट पीरियड टोटल बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 होता है, थैला फॉर अ रीजन, इतना तो तुम्हें मालूम है। कि फर्स्ट पीरियड की बात करें वो शॉर्टर होता है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट होता है, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड की बात करें, यहाँ पे भी शॉर्ट पीरियड होता है, ये कंटेन करता है 8 एलिमेंट, इस बात को याद रखना। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड की बात करें, ये कंटेन करता है आपका कितना, आपका बेसिकली लॉन्ग पीरियड कितना, विथ 18 एलिमेंट ईच, ठीक है, ओके। और ये एंड द सिक्स्थ पीरियड की बात करें, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड होता है, इसमें लगभग 32 एलिमेंट होता है। एंड सेवन्थ पीरियड की बात करें, इस तरीके से 7th लिख देंगे तो कम आंसर में आ जाता है, डरना मत, ठीक है। ये इनकम्प्लीट पीरियड होता है, इसलिए 2 शॉर्ट पीरियड होता है और 5 लॉन्ग पीरियड होता है। टोटल मिला के कितना हो गया, 7 थैला फॉर अ रीजन। आ जाओ,
ये अक्सर क्वेश्चन आई थिंक ये 5 नंबर पूछा था कि अच्छा क्वेश्चन है, बट ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस तरीके का 1000 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, देखो साइंस में एक चीज़ है कि एक चीज़ पूछा नेक्स्ट साल मन हुआ तो रिपीट कर सकता है, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। एसएसटी में ऐसा नहीं होता है। एसएसटी में जनरली ज़्यादातर एज कम्पेयर टू साइंस क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। बट इतना है डिकोड सीरीज़ में जो चीज़ करा रहे हैं आपको, जो करा रहे हैं उतना इनफ रहेगा। ठीक है, ठीक है, आ जाइए, आ जाते हैं। क्या है, कहाँ आएंगे। इंडिकेटर क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर जो या सब्सटेंस जो ऑब्टेन कर सके प्लांट से, वो चेंज कलर करता है जब उसमें एसिड या बेस मिलाते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कौन एसिड है कौन बेस है। कुछ एग्जांपल लिख देना, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, चाइना रोज हो गया, ये सब बेसिकली किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका नेचुरल इंडिकेटर का। तो पहला हो गया। अब एसिड बेस के साथ टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो अब यहाँ पे टेस्ट करते। ठीक है, लिटमस पेपर मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल लिटमस पेपर। जब तुम इसको एसिड में मिलाओगे तो रेड, अब बेस में मिलाओगे तो ब्लू, बस इतना याद रख लेना। ठीक है, टर्मरिक की बात करें, ये येलो कलर होता है, ऑब्जेक्टिव में याद रख लेना। या अगर तुम इसको बेस में मिलाओगे तो रेड एंड ब्राउन, लेकिन तुम एसिड में मिलाओगे तो ये चेंज नहीं होगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, ओके। उसके बाद रेड कैबेज की बात करें, ये कंटेन नेचुरल पिगमेंट। अगर तुम इसको एसिड में डालोगे तो पिंक हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा क्या है, बेस में डालोगे तो येलो एंड ग्रीन बोल सकते हो। ये तुम छोटा मोटा चीज़ें ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपसे पूछा है। न्यूट्रल सिंपल सा बात है, सिंपल सा तुम केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड रिएक्ट विद बेस, वो फॉर्म करेगा क्या, साल्ट एंड वाटर। अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली द एसिड एंड बेस प्रॉपर्टीज कैंसिल ईच अदर, दोनों को कैंसिल कर देगा, क्या पानी बन जाएगा, पानी, है ना। ओके, एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दिया गया है। एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज इस चैप्टर का पर्टिकुलरली ज़्यादा पूछता है। यहाँ मेंडलीव का पूछ लिया, हो सकता है आपसे किसी और का पूछ लिया, डोबेनियर का पूछ ले, है ना, तो देख लेते हैं। फिलहाल एडवांटेज देख लेते हैं, हो सकता है डिसएडवांटेज पूछ ले। यही तरीका होता है पढ़ने का शॉर्टकट में, अगर शॉर्टकट में बहुत अच्छे स्कोर करना हो तो देखो मेंडलीव उन्होंने देखा कि भाई साहब सबका जो आ रहा है वो तो जा रहा है, नुकसान हो रहा है, मतलब कि ठीक है कुछ तो हमको न्यू करना होगा। उन्होंने क्या किया, वेकेंट प्लेस रख दिया। उन्होंने बोला कि भाई साहब अभी कुछ ऐसा एलिमेंट है वो डिस्कवर नहीं हुआ है, इसीलिए उन्होंने खाली जगह रख दिया। किसका, इका बोरॉन, इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है इका बोरॉन, इका एल्युमिनियम एंड इका सिलॉन का सिलिकॉन। ठीक है, ठीक है, उन्होंने इस जगह रख दिया कि भाई साहब कुछ ऐसा एलिमेंट आएगा, और आगे जाके आया भी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेसिकली उन्होंने ऐसा रखा जो डिस्कवर नहीं हुआ था, उसके लिए पोजीशन रख दिया उसके बेसिस पे कि हाँ ऐसा नहीं है, था ना वो पहले वाला, जो बोला कि इसके बाद तो कुछ आएगा ही नहीं, वो वाला चीज़ है ना। तो इन्होंने बेसिकली स्पेस रख दिया कि नहीं भाई साहब आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इन्होंने कुछ करेक्शन किया, डाउटफुल एटॉमिक मासेस को सेम एलिमेंट के साथ, कुछ एलिमेंट के साथ बेसिकली करेक्शन किया। नोबल गैसेस को बेसिकली जगह दिया। ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द पीरियोडिक आफ्टर द डिस्कवरी। ठीक है, ये बेसिकली एडवांटेज है, एक दो एडवांटेज याद कर लो। डिसएडवांटेज कहाँ था, अब अच्छा ही पढ़ लिया तो लिमिटेशन भी पढ़ लो। अब देखो कभी कभी गलती करके ही सीखते हैं ना, तो ये गलती हुआ, अब जो हमारा न्यू आया है तो इसी को देख के हाँ इन्होंने ये गलती किया है, तो एक काम करते ये गलती हम लोग नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या गलती किया था, हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं रखा था। ठीक है, ओके, और इन्होंने क्या किया था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल एंड हैलोजन ग्रुप में यानी 17 में रख दिया था। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन हो गया। ये क्वेश्चन सही बताएं तो 5 नंबर के रेडी कर लो, तो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगा, 5 नंबर के रेडी कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है कि या तो फिजिकल या तो केमिकल या तो दोनों पूछ देगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, मेटल कैसा दिखता है, मेटल हार्ड दिखता है, इसी तरीके से टेबल बनाना। ठीक है, ये कैसा होता है, ये सॉफ्ट होता है, एक्सेप्शन लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये शाइनी होता है, ये शाइनी नहीं होता है, डल होता है। ठीक है, ये मेलिएबल होता है, ये नॉट मेलिएबल होता है। ठीक है, ये डक्टाइल होता है, ये नॉन डक्टाइल होता है। ठीक है, ये गुड कंडक्टर होता है, ये पुअर कंडक्टर, लेकिन एक्सेप्शन ग्रेफाइट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन ये सॉलिड लिक्विड गैस
तीनों हो सकता है, या हाईली डेंसिटी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है किसमें, नॉन मेटल में। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। और एक सच बताऊं, ये मेरे टाइम में भी रिपीट हुआ था, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, और ये सेंटअप एग्जाम में भी आया था, तो आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस 99% है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से बचिए इसको, ठीक है। आ जाओ, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल को जब रिएक्ट कराओगे तो ऑक्सीजन के साथ ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा, तुम इसको नॉन मेटल को बनाओगे तो क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। सिंपल सी बात है। ये एसिडिक इन नेचर होगा, ये बेसिक इन नेचर होगा। एक पॉइंट और बढ़ा सकते हो, जब तुम रिएक्ट कराओगे तो यहाँ मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, लेकिन ये नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करेगा पानी के साथ, ठीक है, अच्छी बात है। और जब इसको तुम रिएक्ट कराओगे तो ये रिलीज हाइड्रोजन गैस, बट ये तो कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो क्या ही बनेगा, कुछ नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये पॉजिटिव आयन यानी कैटायन होता है, इसमें नेगेटिव आयन बोलते हैं अनायन। कभी कभी अनायन कैटायन पूछ लेता है, इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। जब मेटल रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, ये मेटल क्लोराइड बनाता है, लेकिन यहाँ पे मेटल जब नॉन मेटल जब क्लोरीन के साथ बनाता है वो कोवेलेंट क्लोराइड बनाता है। तो ये डिफरेंस है, आप इसको अच्छे तरीके से इसी बॉक्स में बन करके लिखना, तो मैं भी नंबर 5 का मार्क्स मिल जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, ओके। चलिए, हाँ, कंप्लीट हो गया। अब बायो 50 मिनट हो गया है, तो हालांकि क्वेश्चन तो अच्छे खासे हैं, ओके, नहीं कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, आई कैन डू इट। चलो कोई दिक्कत नहीं, कर ले, कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, बहुत शॉर्ट में चलेंगे, इजी करके। फंक्शन ऑफ विली, विली का फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पीवाईक्यू में पूछा गया तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। विली बेसिकली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इनर बेसिकली इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये इनका काम होता है सरफेस एरिया का बढ़ाता है ताकि अब्जॉर्प्शन, तुम खाना अच्छे से खा सको, है ना। और हर एक विली कंटेंट करता है ब्लड वेसल्स, लिम्फ, जो बेसिकली क्विक ट्रांसपोर्ट कर सके तुम्हारा न्यूट्रिशन ब्लड स्ट्रीम तक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में काम देता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बता दे तो सरफेस एरिया बढ़ाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा पूछता है कि विली का फंक्शन क्या होता है, अच्छे तरीके से इसको ध्यान दे देना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है भाई साहब, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है, बेसिकली इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड के लिए, ठीक है। और हर एक विली कंटेंट करता है ब्लड वेसल ताकि खाना तुमको जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। याद हो गया, ओके। स्टोमाटा प्रेजेंट क्यों होता है, कहाँ होता है, सिंपल से ये पूछा। स्टोमाटा ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग और पोर्स बेसिकली लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होता है, गार्ड सेल से बेसिकली सराउंडेड होता है ताकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग को मेंटेन कर सके, कोई भी अंदर आ नहीं जा सके, है ना। जो इंपॉर्टेंट वहीं आएगा। स्टोमाटा हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज में, जैसे CO2 O2, है ना, और ये वाटर को अलाउ करता है ताकि इवापोरेट हो सके और ट्रांसपिरेशन हो सके, ठीक है। सिंपल सी चीज़ था, स्टोमाटा का डायग्राम बना देना, नंबर ये ऐसे करके दे देगा तुम्हें ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पूछना चाह रहा है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिमूव होता है। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वेस्ट जो होता है डिफ्यूजन के थ्रू, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि यूनिसेलुलर किस मेथड से वेस्ट को रिमूव करता है, तो डिफ्यूजन के थ्रू, है ना, किसके, सेल मेंबर। इसीलिए वहाँ पे सिंस देयर बॉडी है वेरी स्मॉल एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग वाटर वेस्ट प्रोडक्ट, ताकि डायरेक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया वगैरह जल्दी से वापस निकाल सके, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, ओके। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों चीज़ देख लेना, समझ में आ गया, बता रहे चीज़ को क्लिक कर लो। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। डायलिसिस, डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसेस होता है, मेडिकल प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल को बेसिकली निकालने के लिए एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, किडनी में बहुत ज़्यादा फंक्शन हो जाता है, फंक्शन मतलब बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण प्रॉपरली वर्क नहीं करते। देखो हमारा शरीर ऐसा है कि कुछ भी ज़्यादा कर लोगे या कम कर लोगे तो दिक्कत है, तो बैलेंस करके रखना पड़ेगा। इसी तरीके से तुम्हें हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट को, जैसे संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश वगैरह। इंग्लिश का मार्क्स ऐड नहीं होता बट पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश का मार्क्स आगे जाके इंग्लिश का ही मार्क्स देखेगा, आपने 10th में इंग्लिश था, है ना, तो ये चीज़ें पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ब्लड इन द
पेशेंट ब्लड पासिस थ्रू द मशीन्स के हेल्प से, डायलिसिस बोलते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस को फिल्ट्रेट करता है। सिंपल से समझो, एक आर्टिफिशियल किडनी होता है जिसका किडनी फेल हो जाता है या किडनी आईफोन के चक्कर में चल जाता है, फेल हो जाता है, उसको बोलते हैं एक डायलिसिस मशीन होता है बेसिकली रिमूव करने के लिए। बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन इस बात को याद रखना है ना, इसलिए आईफोन के चक्कर में मत जाना। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम पढ़ाएं तुम्हें ऑब्जेक्टिव में, क्या है? कुछ नहीं है। एंड्रोसियम एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, हाँ जी। इसमें क्या पाया जाता है? स्टेमन या मेन है। इसमें रोल क्या होता है? पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, याद है, हो जाना चाहिए याद। ये स्टेमेल गैमेट्स बेसिकली कंटेन रखता है। गाइनोसियम में आ जाओ, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, हाँ जी होता है। क्या कंटेन करता है? ओव्यूल, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है, इतना याद हो गया। क्या प्रोड्यूस करता है? ओव्यूल बेसिकली पॉलन ग्रेन रिसीव करता है, फर्टिलाइजेशन होता है सीड में, और ये क्या फॉर्म करता है? फ्रूट, बस काम खत्म। न्यूरोट्रांसमीटर, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है, रिलीज करता है नर्व सेल के द्वारा यानी न्यूरॉन के द्वारा, साइनेप्स, ठीक है, कहाँ पे? साइनेप्स में। ये मैसेज को कैरी करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने के लिए टू द मसल्स। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे हैं, ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। बेसिकली ट्रांसमिशन के लिए इम्पल्स को, है ना, आपका थ्रू आउट द बॉडी में अभी हाथ में चोट लगा, कैसे पता चला? न्यूरॉन की मदद से, न्यूरोट्रांसमीटर के मदद से, है ना, ओके। अब आते हैं होमोलोगस एंड एनोलोगस। डिफरेंस पूछता है होमोलोगस एनोलोगस, ऑब्जेक्टिव में तो हर साल पूछता है। होमोलोगस ऐसा ऑर्गन हो सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर बट ऑरिजिन जो हो बेसिकली एन ऑरिजिन, लेकिन जो फंक्शन हो तुम्हारा दूसरा, सिमिलर होगा लेकिन फंक्शन दूसरा होगा, सिमिलर दिखने में होगा, फंक्शन दूसरा होगा, तो वही अपना क्या हो गया? होमोलोगस। एनोलोगस जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तुम्हारा फंक्शन की सेम है लेकिन स्ट्रक्चर तुम्हारा डिफरेंट है। जैसे तुम्हारा इंसेक्ट का विंग्स ले लो और बर्ड्स का विंग्स ले लो, स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फंक्शन तो उड़ने का ही है। कभी कभी कोई और भी उड़ जाता है, तुम लोग समझ में होगा किसका उड़ने की बात कर रहे हैं। चलो, प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर बेसिकली प्लांट। प्रोड्यूसर इज एन ऑर्गेनिज्म जो यूजुअली ग्रीन प्लांट या फिर एल्गी जो अपना खाना खुद बनाता हो, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस। ओके, चलिए, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी इवेंट्स हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर फर्स्ट टॉपिक लेवल होता है, पहला लेवल में आता है, उसके बाद कंज्यूमर आता है, फूड चेन को सप्लाई करने के लिए जितने भी एनर्जी है कंज्यूमर है वो सबको एनर्जी देता है। ये एसेंशियल होता है मेंटेनिंग फ्लो ऑफ एनर्जी, क्योंकि पहला ही नहीं रहेगा तो दूसरा तीसरा कहाँ से आएगा, है ना, ओके। ऑटोट्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरीके से हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स सिंपल सी बात है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता हो, दूसरे पे डिपेंड करता हो। जैसे तुम अपना खाना खुद बनाते हो? नहीं बनाते हो, अम्मी को बोलते ये खाना वो खाना, है ना, ठीक है। फिलहाल यहाँ प्लांट, हम लोग भी ऑटोट्रॉप्स ही है ना, हम लोग भी किसी न किसी प्लांट मदद से बना रहे हैं। अदर देन ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हेटरोट्रॉपिक है। अलग अलग फर्दर डिवाइड करते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजाइक एंड पैरासाइटिक, ठीक है, ओके। लिम्फ क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? अक्सर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, अच्छे से देख लेना। लिम्फ एक बेसिकली क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है लिम्फेटिक सिस्टम में। ये बेसिकली वाइट ब्लड सेल यानी तुम्हारा WBC लेकिन बट नॉट कंटेन करता है वाइट ब्लड सेल, लेकिन RBC कंटेन नहीं करता। इंपॉर्टेंट है कि तुमको बेसिकली ऐसा याद कर लेना है कि लिम्फ जो होता है ये बेसिकली कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। येलो टाइप सिंपल से याद रख सकते हो अगर याद होने हुआ तो। लिम्फेटिक सिस्टम में ये WBC कंटेन करेगा लेकिन RBC कंटेन नहीं करेगा। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये आपको लड़ने के लिए मदद करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट के लिए इंटेस्टाइन के लिए मदद करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा फ्लूइड टिश्यू बैक इनटू द ब्लड उसके लिए हेल्प करता है, फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंडोसियम एंड गाइनोसियम आई थिंक वापस से रिपीट हो गया तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन रिपीट है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। हेरिडिटरी एंड वेरिएशन में क्या डिफरेंस है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन की बात करें तो हेरिडिटी ऐसा प्रोसेस जिसमें ट्राइट पासिस फ्रॉम द पेरेंट्स देयर ऑफस्प्रिंग। सिंपल सा बात है कि हेरिडिटी तुम्हारा सिंपल से समझो कि पेरेंट्स से वो जीन ट्रांसफ़र होता है। जैसे गांव जाते होगे, अक्सर जाते होगे, आइज देख के बताते हैं अरे तुम तो उसके लड़के, कैसे? हेरिडिटी के कारण से, है ना। बेसिकली आई सिमिलरिटीज दिखता है कि इसका फेस तुम्हारे पापा जैसा है, इसका फेस अम्मी जैसा, तो वो दिखाता है ना। तो इसी किसके कारण से? हेरिडिटी के कारण से। वेरिएशन मतलब कुछ कुछ वेरिएशन आ जाता है, ठीक है, हाइट में, थोड़ा सा इंटेलिजेंस में। अभी जैसे तुम्हें PUBG खेलना आता तो अभी तुम पापा को बोल रहे PUBG खेल नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि तुम में वेरिएशन आ गया है ना। अब पहले बात करते, पहले के बच्चे लोग मिट्टी में खेलते थे, एकदम जैसे तैसे रह लेते थे। अब मिट्टी में जाओ तुम्हें छींक आने लगेगा, वेरिएशन आ रहा है, समझ में? हेरिडिटी और वेरिएशन में सिंपल से डिफरेंस है ना, ओके।
अब आते हैं दो डिफरेंस बताना। डिफरेंस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन कंबशन। रेस्पिरेशन एक कंट्रोल प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग सेल में पाया जाता है, लेकिन कंबशन एक फास्ट या स्लो एंड कंट्रोल, इस बात को याद रखना, कंबशन फास्ट एंड अनकंट्रोल प्रोसेस होता है आउटसाइड द लिविंग सेल, ये इनसाइड या आउटसाइड। रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज करता है, ऑर्गेनिज्म यूज करता है, कंबशन रिलीज करता है एनर्जी, ठीक है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस आप एक एक करके भी लिख सकते थे रेस्पिरेशन का इसका। अब आते हैं न्यूट्रिशन पे। ऑलरेडी न्यूट्रिशन तो पढ़ा चुके, खत्म कर दिए। देखो नपेट ही लिए लास्ट में मैंने, ठीक है। अभी अगर छोड़ देते हार मान जाते तो, इसलिए हार मत मानो, जब तक नहीं हो जाए हार मत मानो। और तुम्हें सही बता रहे, सुबह से सिर्फ एक बिस्किट खा के एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम देने के आने के बाद फिर चाय पी लिए, उसके बाद खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं किया, फिर उसके बाद फिर काम कर रहे, ये क्वेश्चन रेडी करना था, थोड़ा बहुत मिसिंग था, उसको ये किए। मुझे सिर्फ मन था कि मैं सिर्फ सेंटर पेपर करा दूंगा फिर हो जाओ, लेकिन मैंने याद किया छोड़ो कितना बार कराएंगे यार, एक ही बार में करा देते हैं, तो दोनों करा लिए, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अभी जा करके वीडियो ख़त्म होने के बाद शायद कुछ खा लूँ, उसके बाद नहीं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट खाना खा लेंगे। बस पापा वीडियोज़ ना देख रहे हैं तो डांट पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? डिफरेंट मोड। न्यूट्रिशन सिंपल सा बात होता है जिसमें हम लोग बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाता है एनर्जी यूज़ करने के लिए, ग्रोथ होने के लिए, रिपेयर करने के लिए, बॉडी पार्ट्स को और मेंटेन, अपना लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इसलिए खाना खाना ज़रूरी है। ये बात हमको समझाना पड़ेगा खुद को, ठीक है। ओके, आउटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाता हो, जैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, सनलाइट, ब्लू ग्रीन एल्गी, सम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल याद रखना। हेटरोट्रॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे पे डिपेंड करता है, जैसे हम लोग। सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक जो डेड और डिकरिंग इंपॉर्टेंट है, इस पे खाना मिलता है। पैरासिटिक को किसी पे रहता है, उसका खाना चूसता है, उसका खाना ले लेता है। होलोजोइक ये बेसिकली सॉलिड फूड को डाइजेस्ट कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे ह्यूमन डॉग एंड अमीबा। अमीबा में किस टाइप का होता है? होलोजोइक। अमीबा का डायग्राम किस तरीके से वो खाना खाता है उसको अच्छे से 5 नंबर के लिए तुम देख के रख लेना चुपके से, 5 नंबर के लिए अमीबा, ठीक है। डायग्राम कुछ भी बना दो इस तरीके से, खत्म कर दो ना, ठीक है। चलो, कभी कभी कंटिन्यूस बोलते बोलते ना अटक जाते हैं। ओके, आ जाओ। सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल में भाई साहब 2 पेरेंट्स चाहिए, मेल एंड फीमेल, ठीक है। और ए सेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट चाहिए। यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं होता है, नो फॉर्मेशन और फ्यूजन गैमेट, बट यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म मेल से आता है, एग फीमेल से आता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ऑफ स्प्रिंग बेसिकली आइडेंटिकल होता है, सेम होता है, बट लेकिन यहाँ पे जेनेटिकली वेरिएशन भी हो सकता है, जेनेटिक वेरिएशन भी हो सकता है। ये फास्ट मेथड होता है, ये बहुत स्लो मेथड होता है, ठीक है। ओके, एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल, ये कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये हायर एनिमल, प्लांट वगैरह इंक्लूडिंग ह्यूमन वगैरह में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडवांटेज क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर आप पढ़ें तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और अपना चीज़ें बता देना कि तुम्हें कैसा लगा वीडियो, क्योंकि 1 घंटा में हमने कंप्लीट कर दिया। मुझे लगा था नहीं हो पाएगा, बट आई कैन डू इट। हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, तो ये बात तुम याद रखो, तुम भी कुछ कर सकते हो, बट तुम शुरुआत तो करो। तो होप बहुत अच्छा लगा वीडियो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं कल आई थिंक वीडियोस आ पाए, वो तब देखने की बात है। कल परसों मेरा एग्जाम है, फिर लैब है, फिर मैं फाइनली तुम्हारा हो जाऊंगा 17 के बाद, ठीक है। तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हारे साथ पढ़ाई करूंगा, तुम्हारे लिए काम करूंगा। अभी भी कर रहा हूँ, बट थोड़ा थोड़ा अपना भी करना पड़ता है ना, क्या करें, सब कुछ लेके चलना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक कर, अपना ख्याल रखना, घर वालों का ख्याल रखना, पढ़ते रहना, टेंशन मत लेना, जितनी चीज़ें कर रहे हो रिविजन करते रहो, रिविजन में डिवीजन है, और चैनल का नाम मैट्रिक इंग्लिश मीडियम है। थैंक यू।